हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर नंबर 341 का डिस्कशन करने वाला हूं। और ये चैप्टर काफी खास था, खासकर हम जैसे यामी के फैन के लिए, क्योंकि हम लोग को यामी का कुछ सीक्रेट पता चला है जो मैं आगे ऑब्वियसली वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल दी इंट्रो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं 3 रियूजन के मेंबर्स को, जिसमें 3 में से एक का नाम होता है हानेगात्सुजी जोजो, और दूसरे का नाम होता है ओकादाई जाइमोन, और तीसरे की नाम होता है इमारी कुमारी। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों जो रियूजन मेंबर्स हैं वो आस्था के साथ ट्रेनिंग करते हैं और ज़्यादातर अपना जेटन अटैक का यूज़ करते हैं आस्था को हराने के लिए। और हालांकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आस्था जो है अपने बेस फॉर्म में इन सबसे लड़ रहा है, यानी उसने अपना कोई भी ब्लैक मोड या फिर डेविल यूनियन मोड को ऑन नहीं कर रखा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओकादाई और इमारी जो है वो आस्था से बात करने लगते हैं। और यहाँ पे जो ओकादाई है वो आस्था को लैंड ऑफ द सन में वेलकम करता है, और साथ ही साथ इमारी जो है वो आस्था के हेयर कलर को लेकर परेशान रहती है। और वो इनफैक्ट आस्था से ये भी पूछती है कि क्लोवर किंगडम में किस टाइप के हेयर कलर्स होते हैं लोगों के। तो यहाँ पे आस्था जवाब देता है सिल्वर कलर के होते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इमारी और मास्क वाले जो रियूजन मेंबर होता है वो थोड़ी बातचीत करने लगते हैं, जो कि उतनी रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा उसकी। आगे हम लोग देखते हैं, हालांकि इमारी यहाँ पे एक बात बोलती है कि इस कंट्री में यहाँ की जो जनता है इस कंट्री की वो एनर्जी को लैक करते हैं, यानी वहाँ के लोग बहुत सीरियस टाइप के लोग हैं और ज़्यादा मतलब खुश मिजाज टाइप के लोग नहीं है, जो कि बहुत चीज़ें कहता है लैंड ऑफ द सन के बारे में। और आगे हम लोग देखते हैं कि रियुआ वहां से जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको काम होता है, और साथ ही साथ वो अपने रियूजन मेंबर्स को बोलता है कि आस्था को थोड़ा ट्रेन करे वो। और वो जो 3 रियूजन मेंबर्स होते हैं वो बिना किसी हेजिटेशन के रियुआ की बात मान लेते हैं। यही दिखाता है कि रियुआ के प्रति ये लोग कितने कमिटेड है। और ये चीज ये बात भी बता रही है कि रियुआ ने कुछ ना कुछ इतना बड़ा काम किया है कि सब लोग उसको इतना पसंद करते हैं। उसके बाद ये लोग आस्था से पूछते हैं कि रियूजन मेंबर्स की चलो आस्था ट्रेनिंग करते हैं, तो आस्था एकदम बिना किसी हेजिटेशन की वो भी चालू कर लेता है ट्रेनिंग। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब रात का टाइम हो चुका है, यानी आस्था की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे आस्था बोलता है कि जो रियूजन मेंबर्स हैं उन्होंने आस्था को आराम से हरा दिया है, और यहाँ तक कि वो ये भी बोलता है कि उनमें से किसी ने भी मैजिक का यूज़ नहीं किया, यानी सॉसरी पावर का यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट उन लोगों ने जेटन पावर का यूज़ किया, वो भी जेटन अलग अलग टाइप से। आप लोग जेटन को या तो एक ही बार में पूरा रिलीज कर सकते हो, मान लो जेटन की पावर 10 है तो आप लोग जेटन को या तो 2 अटैक में 5-5 के अटैक में रिलीज कर सकते हो, या तो एक ही बार में पूरा रिलीज कर सकते हो जैसे इचिका करती है, वरना उसको 2-2 के टाइप में 5 बार भी यूज कर सकते हो। सो कहने का मतलब यही है कि लैंड ऑफ द सन का जो पावर सिस्टम है वो काफी बढ़िया है। और आगे जाके हम लोग देखते हैं कि आस्था थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको अभी जेटन को परफेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा, और साथ ही साथ उसको काफी हार्ड लग रहा है। और ये आस्था बात कह रहा है हार्ड लगने का, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आस्था को कोई भी चीज जल्दी हार्ड नहीं लगती, वो तुरंत ही अडेप्ट कर लेता है कोई भी पावर को। और आगे हम लोग देखते हैं कि आस्था जो है वो स्काई की तरफ देख रहा है, और साथ ही साथ में रात हो रही है। और यहाँ पे आस्था ये भी बोलता है कि जो इस कंट्री में जो स्काई है वो काफी क्लाउडी है। उसके बाद हम लोग ये डायरेक्ट मतलब पैरेलल कर सकते हैं इस आस्था के बात को कि अभी भी आस्था को इस कंट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, और कंट्री काफ़ी मिस्टीरियस है, वो था आस्था के लिए भी और हम लोग के लिए भी। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इचिका आ जाती है, और यहाँ पे आस्था वही करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वो अपना एज बताता है कि वो 18 साल का, और साथ ही में वो इचिका से पूछता है कि उसकी एज क्या है, तो इचिका बोलती है कि वो भी 24 ईयर्स की है। और ये बात सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि इचिका की एज 24 ईयर्स की लगभग नहीं लगती। और ये जब का ये बात बता रही होती है आस्था को, तो फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक मूर्ति होती है ड्वार्फ की, किसी ओल्ड ड्वार्फ की, और वो मेरे को लग रहा है चार्मी की एंसेस्टर हो सकती है कोई भी। हालांकि ये बात हम लोग को आगे जाके पता लगेगी। और यहाँ पे आस्था बोलता है इचिका से कि आस्था को तो लगा था कि इचिका जो है वो उसी की एज की है, और यहाँ पे इचिका फिर से गलत इंटरप्ट करती है आस्था की बात को। वो बोलती है कि आस्था उसको चाइल्डिश बोल रहा है उसी की तरह, और इचिका को गुस्से में देखकर आस्था बोलता है कि नहीं, वो उसको चाइल्डिश नहीं बोल रहा था, वो तो उसकी यूथफुलनेस की बात कर रहा था। और यहाँ पे आस्था जो है वो इचिका को निशान बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इचिका बोलती है कि नहीं, उसको खाली इचिका ही कह के बुलाओ। और यहाँ पे इचिका बोलती है कि रियुआ ने आस्था को देखने के लिए इचिका को ऑर्डर दिया है, और यहाँ पे आस्था भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ पे इचिका जो है वो रियुआ को थोड़ा डिफाइन करके ये बोलती है कि रियुआ कैसे भी दिखते हो लेकिन वो एक्सट्रीमली बिजी आदमी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड ऑफ द सन का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है,
है और यहाँ पे लैंड ऑफ द सन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी अनस्टेबल है। और यहाँ पे जो रियुआ है वो अपना एक टेंजन गेत्सु नाम का एक अपनी राइट आई को यूज करता है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में जो भी हो रहा होता है वो आराम से देख लेता है। अब इसी की मदद से उसने आस्था का भी ऑब्वियसली पता लगाया और लूशियस का भी पता लगाया। और यहाँ पे आस्था भी बोलता है ये पावर काफ़ी ही खतरनाक पावर है और कुछ ज़्यादा ही इनक्रेडिबल पावर है। और यहाँ पे इचिका आस्था को फूल बोलती है और बोलती है कि रुया-सामा के पास हालांकि कोई भी मैजिक नहीं है, फिर भी उसने लैंड ऑफ द सन को अपने कंधे पे उठा के रखा। और आस्था जैसा लूजर इंसान इस बात को कभी भी समझ नहीं पाएगा कि रुया जो है वो कितना वंडरफुल इंसान है। और वो अपने विजडम का यूज़ करके और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके रुया जो है वो लैंड ऑफ द सन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस हिसाब से इचिका बात करती है रुया के बारे में आस्था से, इससे आराम से हम लोग को पता लगता है कि वो बहुत बड़ी फैन है रुया की। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ने जितने भी रियूजन मेंबर्स को देखे वो सब के सब रियुआ के फैन ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इचिका को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द कैरेक्टर जाके बात कर रही है। हालांकि मेरे को ये देख के पसंद आया कि वो खाली गुस्सा और एकदम सीरियस वाला है, उसका टोन नहीं है, उसका दूसरा भी टोन है, जैसे यामी का भी दूसरा टोन है। वो एक फनी टाइप का पर्सन है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि इचिका बोलती है कि भले ही वो आस्था को हेट करती है और डिसलाइक करती है, लेकिन चूंकि रियुआ ने उसको ऑर्डर दिया है आस्था को लुक आफ्टर करने के लिए और आस्था को ट्रेन करने के लिए, इसीलिए वो उसकी बात एकदम आराम से मानेगी और वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करती है रियुआ पे। और आगे हम लोग देखते हैं कि इचिका सैड टोन में ये भी बताती है कि वो रियो को सिर्फ इसलिए भी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि वो शोगन है, वो इसलिए भी करती है क्योंकि उसने उसको बचाया है। इचिका को रियो ने बचाया है और वो काफी इनडेप्थ है उसके प्रति। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि अब आस्था की बारी आती है और अब आस्था जो है वो यामी की तारीफ करना चालू कर देता है। उससे पहले वो बोलता है कि कैप्टन यामी की जो चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसकी सिस्टर है वो दोनों अमेजिंग पीपल हैं। और साथ ही साथ जो रियुआ है और साथ ही साथ इचिका है उसकी जो की है वो यामी को रिसेंबल करती है। हालांकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इचिका की जो की है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यामी से क्यों रिलेट है, क्योंकि यामी और इचिका में रिलेशन है सिस्टर और ब्रदर का। लेकिन ये जो रियुआ है उसकी की जो है वो यामी के साथ क्यों रिलेशन खा रही है, क्यों मेल खा रही है, ये नहीं समझ आ रहा। क्यों रिसेंबल करती है रियुआ की यामी को। हालांकि ये बात हम लोग को शायद आगे पता लगे, हो सकता है रियुआ जो है वो एकदम यामी से ही रिलेटेड हो। और यहाँ पे यामी की तारीफ करते हुए आस्था बोलता है कि वो यामी पहला इंसान था जिसने आस्था के ड्रीम को रिकॉग्नाइज किया था और यामी ने ही उसको पाथ में विजार्ड किंग के पाथ में चलने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ में उसकी कई ज्यादा हेल्प की। और यहाँ पे आस्था साथ ही साथ ये भी बोलता है कि वो भी कैप्टन यामी को बहुत ही ज्यादा ओ करता है। और यहाँ पे बेसिकली यामी और आस्था में सीधे सीधे फादर सन का रिलेशनशिप भी मैं बोल सकता हूँ। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आस्था जो है वो यामी को प्राइड ऑफ द ब्लैक बुल्स कहता है और साथ ही साथ बोलता है कि यामी कभी कभार र्यूड हो जाता है और खतरनाक बन जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक से आस्था को इचिका रोक देती है क्योंकि उससे सहन नहीं होता कि आस्था जो है वो यामी की इतनी तारीफ कर रहा है। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि इचिका बोलती है कि उस इंसान के बारे में बात करना बंद करो। और आस्था भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है कि वो कैप्टन यामी के बारे में बात कर रही है, और अगर वो बात कर रही है तो वो अपने भाई के बारे में सुनने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं है। और यहाँ पे आस्था जो है वो इचिका को ये भी बताता है कि यामी बता रहा था कि वो जब फिशिंग ट्रिप पे गया हुआ था तो उसकी शिप जो है वो तूफान की वजह से गुम गई और वो क्लोवर किंगडम में आ गया। और यहाँ पे इचिका बोलती है कि ये जो यामी बात कर रहा है ये नॉनसेंस है। और यहाँ पे इचिका जो है वो यामी को वर्स्ट टाइप ऑफ स्कम बोलती है और साथ ही साथ ये बोलती है कि वो यामी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। और यहाँ पे आस्था एकदम हम लोग देखते हैं कि समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ पे वो इनफैक्ट ये भी बोलता है कि तुम उसकी बहन होकर ये सब बातें कैसे बोल सकती हो। और यहाँ पे इचिका बोलती कि वो जो इंसान है यामी, उसने पूरे यामी क्लैन को एनाहाइलेट कर दिया, जितने भी लोग हैं उसमें, इनफैक्ट सिर्फ इचिका को छोड़कर। और ये सही में काफ़ी मतलब खतरनाक बात थी जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि अचानक से इचिका जो है वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है। और अब मेरे को फाइनली लगता है कि हम लोग को यामी के बारे में थोड़ा पता चलेगा, उसके सीक्रेट के बारे में और उसके बैक स्टोरी के बारे में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यामी का यंगर वर्जन हम लोग को दिखाया जाता है। और अब हम लोग थोड़ी बात करिए क्लैन एनाहिलेशन के बारे में, तो मेरे को नहीं लगता ये यामी कर सकता है यार, क्योंकि यामी लिटरली जिसको अपने विलेंस को भी मारने के बाद प्रे करता है। आप लोग को याद होगा वेटो को मारने के बाद उसने लिटरली प्रे किया था। और तुम लोग मेरे को अब ये कह रहे हो कि यामी ने अपने पूरे क्लैन को मारा है, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। और क्या पता मारा भी हो, क्योंकि अगर मारा हो तो सही में मजा आ जाएगा। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि ब्लैक क्लोवर का जो चैप्टर नंबर 2 आया था उसमें हम लोग देखते हैं कि जब यामी पहली बार हम लोग को अपीयर्ड होता दिखता है और वो साथ ही साथ आस्था के साथ टकरा जाता है, तो आस्था बोलता है कि यामी की जो है आंख जो है वो एकदम मर्डरर जैसी है, ठीक है। लेकिन हालांकि आस्था तुरंत पॉइंट चेंज करके बोलता है कि किसी को उसके
अपीयरेंस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन यो आस्था ने बात बोली थी, वो एकदम पक्की बात बोली थी, यामी तो मर्डरर निकला सीधे, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, वो तो हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीज़ें खुल जाती है, ऑर्डर खुल जाता है। क्योंकि अब यामी हो सकता है कि अपने क्लैन को ना मारा हो, यहाँ पे लूशियस आया हो, ठीक है, और उसने कुछ किया हो, और वरना यहाँ पे क्या हुआ हो कि यामी ने ही अपने क्लैन को मारा हो, क्योंकि सब लोग डार्क मैजिक पोजेस करते हैं, तो वो लोग लूसीफियोगियस को प्रे करते होंगे, और उनकी वजह से वो इविल बन चुके होंगे, तो यामी को मारना पड़ा, उसके पास कोई चारा नहीं था। और यहाँ पे हो सकता है रिया के पास जो आंख ऑब्वियसली उसी की वजह से आई हो, जो उसने यामी क्लैन को मार दिया था। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यामी की जो अभी की हम लोग पर्सनैलिटी जानते हैं वो उसकी असली पर्सनैलिटी ना हो, इनफैक्ट हो सकता है वो उससे सही में मर्डर किया हो, लेकिन लूशियस ने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया होगा, माइंड मैनिपुलेट कर दिया होगा, और वही यामी को अभी हम जानते हैं, यानी वो रियल यामी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस जो बैक स्टोरी आने वाली है यामी की, इसमें हम लोग को आधा सच दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो बैक स्टोरी होगी यामी की, वो जो है वो इशिका के हिसाब से चलेगी। तो इशिका ने जो एक्सपीरियंस किया होगा उसके हिसाब से हम लोग को पता लगेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली नेक्स्ट थ्योरी वीडियो में मैं आप लोगों को कई सारी जानकारी देने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीक आने वाली है। और हाँ, नेक्स्ट वीक जो है वो ब्लैक क्लोवर छुट्टी पे चला जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तबाता को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, और बहुत ही बड़े क्लिफहैंगर पे हम लोग को छोड़ के चले गए हैं वो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी वीडियो ऑब्वियसली डालूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।